नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी ने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया था, उसको भली प्रकार समाप्त किया था। हालांकि कुछ जो है आखिरी में 1800 से 1200 ईस्वी का समय आया, उसको हमने परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखा, लेकिन उसको थोड़ा सा बाद में विस्तृत 1800 से 800 से 1200 ईस्वी के बीच का समय किसी दिन अलग से उसका टॉपिक रखेंगे, जिसमें दक्षिण भारत का इतिहास रहेगा, संगम काल रहेगा। आज हम मध्यकाल पर शुरुआत करते हैं। मध्यकाल से पहले हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल पढ़ा था। पूर्व मध्यकाल का समय वही बता रहे थे, 800 से 1200 के बीच रहता है। उसी समय हम देखते हैं अरबों का आक्रमण होता है 712 में। प्रश्न आ चुका है, जैसे पहली बार मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो उसमें ऑप्शन जैसे था मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप उसमें कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने किया, तो कह सकते हैं पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 711-12 में किया। उस समय जो है सिंध का शासक दाहिर था, वह इतना महत्व नहीं रखता है। उसके बाद जो कुछ आक्रमण होते हैं उससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वह कहीं ना कहीं जो है मध्यकाल की नींव रखता है। मध्यकाल से तात्पर्य दिल्ली सल्तनत, मुगल काल से रहता है। वो दो जो काल हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ये पूरे मध्यकाल को कवर करते हैं। तो जो मध्यकाल की नींव देखते हैं, पूर्व मध्यकाल में कहाँ से रहती है, ये आज का टॉपिक तो दिल्ली सल्तनत रहेगा। दिल्ली सल्तनत। हाँ, जो हम बता रहे थे पूर्व मध्यकाल में जो न्यू जो है मध्यकाल की पड़ती है, वह जो पड़ती है गजनी का शासक जो होता है। गजनी का शासक सबसे पहले जो गजनी का वंश होता है अल्पतगीन होता है। अल्पतगीन जो है गजनी वंश का संस्थापक होता है। उसका जो पुत्र होता है सुबुक्तगीन होता है। सुबुक्तगीन के दो पुत्र होते हैं, एक होता है इस्माइल और दूसरा होता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इस्माइल को परास्त कर गद्दी पर बैठता है, फिर वह भारत की ओर रुख करता है। भारत में महमूद गजनवी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन पूछी जाती हैं, कुछ उसके जो आक्रमण है वह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो इसका पहला आक्रमण ये तो 998 ईस्वी में करता है, लेकिन ये कोई महत्व का नहीं रहता है। इसका जो हम आगे आक्रमण देखेंगे जो 1025 में करता है, मतलब 1025 में 1025 में इसका जो आक्रमण होता है सोमनाथ मंदिर के ऊपर, वो यहाँ लूटता आके है, जमकर लुटाई करता है। जो मंदिर के आसपास लोग इसका विरोध करते हैं सबको मारता है। ये बन के एक शांत व्यक्ति जाता है, बाद में एकदम से अटैकिंग मुद्रा में आ जाता है आक्रमणकारी के रूप में। तो इस प्रकार से सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किया गया। फिर इसका जो उद्देश्य होता है भारत से अचूक धन लूट के अपने वहाँ ले जाना होता है, और दूसरा इस्लाम का यहाँ प्रचार प्रसार करना होता है। तो यह अपने उद्देश्य से 1025 में यहाँ आक्रमण जब कर देता है, तो प्रश्न कभी कभी आता है उस समय यहाँ का शासक कौन होता है। तो उस समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम होता है, भीम प्रथम होता है, जो कि गुजरात के चालुक्य से संबंधित होते हैं। तो भीम प्रथम शासक के समय इसने यहाँ आक्रमण किया। ये महमूद गजनवी जो है ये इसका ये 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए होते हैं, लेकिन जो इसका 1025 में सोमनाथ का आक्रमण प्रसिद्ध रहता है। ये महमूद गजनवी जब यहाँ आता है तो इसके साथ कुछ दरबारी कवि होते हैं। वह दरबारी कवि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। दरबारी कवि में जैसे एक तो इसका अलबरूनी साथ में आता है। दरबारी कवि अलबरूनी ये काफ़ी योग्य होता है। अलबरूनी काफ़ी योग्य होता है, इसने भारत की काफ़ी पुराणों को पढ़ा होता है, यहाँ के वैदिक काल के जो होते हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित इसने बहुत सारे भारत के इतिहास को पढ़ा होता है, उनका अनुवाद भी करता है अपनी भाषा में। इस प्रकार अलबरूनी काफ़ी योग्य होता है। इसने किताब की रचना की है जो कि परीक्षा में काफ़ी पूछी जा चुकी है, किताबुल हिंद। इसने रचना करता है किताबुल हिंद की। फिर एक इसके साथ उतबी दरबारी कवि होता है। उतबी की तारीख है यामिनी पुस्तक रहती है, अभी हम उसको लिखाएंगे। फिर उसका एक साथ में और दरबारी कवि आता है जिसका नाम फिरदौसी होता है। उसकी भी पुस्तक का नाम पूछा जाता है शाहनामा, जिसमें वर्णन भारत के बारे में है, कैसे क्या जीता गया, कैसे क्या यहाँ की परिस्थितियाँ थी, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, सब कुछ जिक्र है। खासकर अलबरूनी की जो है किताबुल हिंद में बहुत कुछ जिक्र मिलता है। अब इनके बाद महमूद गजनवी में हम देखते हैं, ये तो लौट जाते हैं। फिर महमूद गजनवी का जो बाद का समय, मतलब महमूद गजनवी के बाद जो किसी का आक्रमण महत्वपूर्ण रखता है तो वह होता है मोहम्मद गौरी का।
जो मोहम्मद गौरी गौर वंश का होता है। इसका जो ये गौर वंश का तो होता है, लेकिन जो इसका भाई होता है वो गजनी का सम्राट होता है, कैसे के शासक होता है। गयासुद्दीन करके जो है इसका भाई सम्राट होता है वहाँ का, लेकिन जो उसका भाई होता है ये मोहम्मद गौरी होता है। मुइजुद्दीन भी मोहम्मद गौरी कहीं कहीं लिखा गया है, तो मोहम्मद गौरी गौर वंश से संबंधित होता है। इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत में आता है। भारत में इसके अटैक कुछ रहते हैं, कुछ आक्रमण रहते हैं। जैसे पहला आक्रमण पूछा भी गया है प्रश्न में, इसका पहला आक्रमण भारत में कौन सा है? 1178 का होता है पहला आक्रमण, जो है अहिलवाड़ का युद्ध कह देते हैं, पाटन का युद्ध इसको कह देते हैं, या माउंट आबू के पास ये युद्ध लड़ा गया, तो उसमें इसकी हार होती है। भारत में प्रसिद्ध इसका पहला युद्ध होता है पाटन या अहिलवाड़ या माउंट आबू पर्वत के पास युद्ध होती है। उसमें भीमद्युति इसको हरा देता है, भीमद्युति हरा देता है। अब भीमद्युति जो होता है इसका कहीं के नाम मूलराज द्युति भी लिख देते हैं। इसने अपने मम्मी के सहयोग से इसको हराया होता है। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी के बाद के दूसरा युद्ध इम्पॉर्टेंट कौन सा पूछा जाता है? मोहम्मद गौरी का, जो मोहम्मद गौरी में एक और युद्ध आता है 1191 का तराइन का पहला युद्ध। तो तराइन का पहला युद्ध भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से हार जाता है। फिर 1192 में मोहम्मद गौरी जो है ये तराइन का दूसरा युद्ध होता है, उसमें पृथ्वीराज जो हार जाते हैं, पृथ्वीराज हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी की विजय होती है। ये पृथ्वीराज रासों में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। चंद्रवरदाई उनकी पुस्तक है, प्रश्न पूछा भी जाता है चंद्रवरदाई किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासों की है। तो उसमें उनका पृथ्वीराज के बारे में वर्णन किया है, उन्होंने दिखाया। बाद में उसको ले जाते हैं और पृथ्वीराज उसको बाद में मार भी देते हैं मोहम्मद गौरी को, इस प्रकार दिखाया गया है। फिर जो इसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद गौरी के बाद जो 1192 के बाद मोहम्मद गौरी चला जाता है, फिर ये वापस लौट के आता है 1194 में, 1194 ईस्वी में। जो उस समय 1192 में किसकी मदद करते होते हैं? गौरी की मदद कर किसको हरवाते हैं? पृथ्वीराज को हरवाते हैं। क्या नाम होता है? जयचंद उनका नाम होता है। तो जयचंद जो है, फिर जयचंद से युद्ध होता है 1194 में, जो कन्नौज के शासक होते हैं। इस युद्ध को चंदावर का युद्ध कहा जाता है। जयचंद को मार दिया जाता है, हरा के मार दिया जाता है। अब गौरी जो है यहाँ से जाता है तो कुछ लोगों को यहाँ पर छोड़ के जाता है। जैसे अपना गुलाम छोड़ के जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक वही भारत में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के इसी समय 1200 के करीब 1203 में जो उधरी गजनी से एक सेनापति आता है, या इनका गुलाम ही कह लीजिए गौरी का, बंगाल खासकर बिहार और बंगाल में अटैक करता है। प्रश्न आ चुका है बंगाल और बिहार में पहला जो अरब आक्रमण किसने किया? तो वो होता है बख्तियार खिलजी। जो बौद्ध संबंधित जो बिहार बने होते, खासकर नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उन पर अटैक करता है। हजारों वहाँ संख्या में जो बौद्ध होते हैं और जो उनसे साहित्य जुड़े होते हैं उनको जला देता है, बौद्ध को मार देता है, बौद्ध भिक्षुओं को। तो ये बख्तियार खिलजी का इतिहास रहता है। तो जो प्रश्न आए हैं जैसे कि बिहार बंगाल में सबसे पहले किस मुस्लिम ने आक्रमण किया, तो बख्तियार खिलजी का रहता है। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी क्या रहता है, उसने सिक्कों पर संस्कृत भी खुदवाया होता है। अरबी में तो लिखा होता है सिक्का, एक साइड में अरबी एक साइड में संस्कृत। तो कभी कभी प्रश्न संस्कृत में किसने जो सिक्कों पर लिखवाया होता है, उसने अपना नाम टाइप में लिखवाया होता है। और जो मोहम्मद गौरी है, ये भी प्रश्न आ चुका है कि कौन शासक ने जो है लक्ष्मी सिक्के पर लक्ष्मी की मतलब मूर्ति बनवाई होती है, लक्ष्मी की तस्वीर बनवाई होती है। तो ये होते हैं मोहम्मद गौरी, उन्होंने लक्ष्मी उत्कीर्ण करवाया होता है सिक्के पर, दूसरी ओर कलमा लिखा होता है। तो इस प्रकार जो है एक प्रकार से कह सकते हैं ये पूर्व मध्यकाल की नींव डालते हैं। जब ये भारत से जाता है 1194 में, कौन ये? मोहम्मद गौरी। तो उसके बाद जो है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ देता है। तो उसके बाद का हम देखेंगे, और महमूद गजनवी का हम पढ़ ही चुके हैं। महमूद गजनवी में क्या रहता है, इसकी जो है मृत्यु हो जाती है इतने 1027 ईस्वी में। अब हम देखते हैं आगे, गुलाम वंश को पढ़ना है, परीक्षा में प्रश्न आते हैं। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत है वही गुलाम वंश कहलाती है। कैसे क्या गुलाम वंश, कितने, पहले तो हम देखेंगे वंश कितने होते हैं, उनका समय पीरियड क्या है। उस गुलाम वंश में जैसे गुलाम वंश आया, फिर उसके बाद और भी कितने वंश आए दिल्ली सल्तनत में, उनको पढ़ेंगे। हर एक शासक को नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण शासक हैं जिनसे संस्कृति या स्थापत्य कला का विकास हुआ है, या इनका कुछ उनकी नीतियाँ रही हैं, जहाँ कठोर नीतियाँ हों, जहाँ उदार नीतियाँ हों, उनके बारे में विशेष जिक्र करना है। तो अब हम देखते हैं, जो कहा जाता है कि जो हिंदू शब्द है, प्रश्न एक बार आया है, हिंदू शब्द
किनकी देन है? तो भैया प्रश्न आया है हिंदू शब्द किनकी देन है? हिंदू किसने कहा है? भारत को हिंदू, भारत में हिंदुओं को नाम किसने दिया है? तो या भारत में हिंदू नाम कहाँ से उत्पत्ति हुआ है? तो इसका ऑप्शन दिया था यमन, अरब, सिंध और ईरान। तो अरब से आया है हिंदू शब्द जो है, अरब से, क्योंकि वह यहाँ के सिंध को हिंद कहते थे और हिंद के जो वासियों को हिंदू कहा जाता था। अब भारत, इंडिया, इन पे थोड़ा सा रहता है। जो ऋग्वेद काल में भरत कबीला आया उसके नाम पर भारत पड़ा, एक ये माना जाता है। एक ये दुष्यंत और जो है कह सकते हैं उनकी जो पत्नी, उनकी जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वर्णन किया गया है, तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा, एक ये भी जिक्र रहता है। और जो यमन के लोग भारत को इंडिया कहते थे तो इंडिया कहा गया है। तो भारत, और एक ऋषभ देव के पुत्र थे ज्येष्ठ, उनका नाम भारत था, तो भारत। तो देखें ऋग्वेद के अनुसार भारत का नाम पड़ सकता भारत है। दूसरा देखें जो है ऋषभ देव के हिसाब से देखें तो भी भारत का नाम पड़ सकता है। और एक जो है दुष्यंत के वीर पुत्र जो शेर से लड़ते हैं, मुंह फैला देते हैं, तो वो जो है भरत, उनके नाम पर भारत पड़ता है। यवनों ने इंडिया कहा है और अरबियों ने जो है इसको हिंद कहा है और यहाँ के वासियों को हिंदू कहा है। तो अब हम दिल्ली सल्तनत इसमें देखते हैं। जब इल्तुत जो मोहम्मद गौरी जाता है तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के आता है, लेकिन उसके समय 3 जो महत्वपूर्ण जो होते हैं उसके गुलाम होते हैं। एक तो यलदौज, दूसरे जो होते हैं कुबाचा लिखा जाता है, कुबाचा भी कहीं के है। तीसरे जो इसके होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यलदौज को गजनी देता है, कहता है गजनी तुम संभालो, गजनी। कुबाचा को सिंध प्रांत कह देता है, सिंध प्रांत। साथ में गुजरात कच्छ क्षेत्र भी आ जाता है इनके हाथ में, थोड़ा बहुत कच्छ क्षेत्र, ठीक। और जो सिंध प्रांत इनको ये हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर देता है, साथ में भारत देता है, लाहौर रावी नदी के किनारे है। अब देखते हैं कि इसमें से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर देखता है, मतलब भारत को देखता है, लाहौर राजधानी रहती है शुरू में। तो कुतुबुद्दीन जब भारत को देखता है तो कुबाचा और यलदौज को दूर रखता है। ये लोग चाहते हैं इंटरफेयर करें इसके में, तो लेकिन ये उनको नहीं इंटरफेयर करने देता है। कहीं ना कहीं इसके लिए और भारत के लिए भी कहीं ना कहीं बढ़िया रहता है। ये मध्य एशिया का जो झमेला है इससे भारत दूर रहता है। अपनी ये जो भी उन्नति हो या अवनति हो, जो भी अपने हिसाब से यहाँ होती है, इधर से इसका मतलब मध्य एशिया से नहीं रहता है। वही आगे चल के लड़ाई करते हैं। जब इसका अगला उत्तराधिकारी इल्तुतमिश आता है तो कुबाचा को भी हराता है और यलदौज को भी हराता है। तो ये इसके बारे में हम देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये क्या होते हैं? ये गुलाम होते हैं। गुलाम का मतलब दास, ठीक है। गुलाम इनके होते खरीदे जाते हैं। ये इसको गौरी खरीदता है ऐबक को बाजार से, फारस की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जब खरीद लिया था, जो गुलाम के रूप में भारत में रखा जाता है, तो ये क्या करता है? भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है, वंश की स्थापना। लेकिन हम दिल्ली सल्तनत को पूरा पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में इनके बाद का क्या कितने वंश आते हैं तो उनको भी हम एक बार देखें पहले। तो गुलाम वंश तो यहाँ से शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। गुलाम के बाद खिलजी आता है, खिलजी के बाद तुगलक है, तुगलक के बाद जो है जो सैयद वंश आता है, और सैयद वंश के बाद जो आता है लोदी वंश। तो पहले हम उनको भी एक बार समझ लेंगे कैसे हमें पढ़ना है। मेन जो है दिल्ली सल्तनत, पहले अच्छा हमने कुछ बताया था उसको हम नोट करा दे रहे हैं। पहले बताया था हमने गजनी का जो संस्थापक होता है, संस्थापक या शासक जो ये होता है अल्पतगीन। ये प्रश्न आ चुका है, इससे प्रश्न आया है कि गजनी वंश का संस्थापक कौन होता है। तो अल्पतगीन था, सुबुक्तगीन था, महमूद गजनवी था, इस्माइल था। तो अल्पतगीन है ना कि सुबुक्तगीन। इनका पुत्र होता है सुबुक्तगीन। और इनके दो पुत्र होते हैं, इस्माइल
इस्माइल, और दूसरा पुत्र है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अब ये क्या करता है, भारत में आक्रमण। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य लूटना, इस्लाम का प्रचार प्रसार। कोई मतलब यहाँ पर निर्माण करना नहीं है, शासन करना नहीं है। अब इसका जो एक युद्ध होता है, जो पहला युद्ध देखा जाए, पहला युद्ध ऐसे 998 में ईस्वी में होता है, कोई महत्वपूर्ण इतना नहीं है। इसके बाद जो है इसके 1000 से AD से मतलब ठीक, और कितने तक 1027 तक AD तक इसने कुल 17 बार आक्रमण किया होता है। इलियट के अनुसार, एक लेखक थे इलियट, उन्होंने बताया था 17 बार आक्रमण। ये पूछा है 17 बार आक्रमण किसने किया था, तो ये महमूद गौरी नहीं है, गजनबी हैं। ठीक, अब महमूद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया। इसमें प्रसिद्ध कौन रहता है? प्रसिद्ध आक्रमण, उस समय देश में कोई बहुत पावरफुल शासक नहीं था, वरना इनका अटैक कोई इतना दमदार नहीं था, इनको खदेड़ दिया जाता, बाहर कर दिया जाता। लेकिन उस समय यहाँ समझ सकते हो सब फूट थी, सब राजा अपना अपना देख रहे थे, छोटे छोटे राज्यों में सब बसे हुए थे। कोई इधर संभाल रहा था मुल्तान, कोई सिंध, कोई मतलब किसी का ऐसे नहीं था जैसे मौर्य और गुप्त साम्राज्य में था। अब उसके बाद देखते हैं 17 बार आक्रमण किया। तो प्रसिद्ध आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर। अब उस समय शासक कौन था भारत का? भीम प्रथम शासक था। इनका एक और युद्ध होता है 1018 में, 1018 करीब होता है, 1820 में। विद्याधर होता है चंदेल शासक, वो इनको क्या करता है, पराजित कर देता है। किसको? महमूद गजनवी को। अब उसके बाद देखें जो फिर ये 1027 में वापस चले जाते हैं। सिक्के हैं, इन्होंने संस्कृत में सिक्कों को उत्कीर्ण करवाया, उस पर संस्कृत में खुदवाया, ये भी एक इनसे बात रहती रिलेटेड। अब इसके बाद देखें गजनी के बाद गौरी, मोहम्मद गौरी गौर वंश का होता है। गौर वंश, ये कहाँ का गवर्नर होता है? गवर्नर होता है ये गवर्नर गजनी का गवर्नर। अब क्या है, गौर वंश का गजनी गवर्नर, ये भारत में आता है। इसका प्रसिद्ध आक्रमण तो पहले हार जाता है 1178 ईस्वी में। पाटन, अहिलवाड़ का युद्ध कह सकते हो, या माउंट आबू के पास होता है। माउंट आबू कहीं इतिहास बहुत विवादित है। इतिहास में कई किताबों में अलग अलग चीज़ों का वर्णन रहता है, हर जगह कहीं है। बस इतना ज़रूरी है कि 1178 में युद्ध होता है भीमद्युति से, ये बात सही है। ये जो है सब जगह एक ही बुक में बात मिली है। भीमद्युति से युद्ध होता है और जिसमें ये क्या होते हैं, ये हार जाते हैं। कौन हारता है? ये हारते हैं, युद्ध में हार जाते हैं, हारते हैं। ये जीतता है। तो ये भी पूछा गया था, जीतता कौन, हारता कौन। और उसके बाद अब आते हैं इसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में ईस्वी में। किसके बीच है? पृथ्वीराज तृतीय वीएस गौरी, मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी, गौर वंश है, गौरी। ठीक, अब गौरी है। अब किसके बीच हुआ? जीतते ये हैं, हारता ये है। फिर अगला तराइन का दूसरा युद्ध, सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज तृतीय वीएस गौरी, मोहम्मद गौरी। जीतता कौन है? गौरी। अब यहीं से देखा जाए मुस्लिम सत्ता की वास्तविक नींव इसी युद्ध कारण हारने से भारत में स्थापित होती है। वही जो आगे चल के गुलाम दिल्ली वंश, फिर वही आगे चल के मुगल वंश, वो सब चलता रहता है। अब उसके बाद देखेंगे,
अब इसमें क्या थोड़ा सा रहता है, ये सब वर्णन किस में है, ये पृथ्वीराज रासो, ये किसकी है पुस्तक, पृथ्वीराज रासो चंदर वरदाई की है, इसमें वर्णन किया गया है चंदर वरदाई। ये इनके दरबारी होते हैं, किसके, पृथ्वीराज के, चंदर वरदाई। अब हम देखेंगे क्या रहता है, अब क्यों ये सब होता है ये भी थोड़ा देखते हैं। सपोर्ट क्या है इसमें, सपोर्ट कौन करता है, सहायता करता है गौरी की, सहायता जयचंद करते हैं, जयचंद क्यों करते हैं, बताते हैं कि इनकी बेटी जो है संयोगिता को ये उठा ले गए थे पृथ्वीराज। कुछ जगहों पे प्रेम कहानी का वर्णन है, तो मान सकते हैं कुल मिला के इन्होंने सहयोग किया गौरी का और इनको हरवाया। अब उसके बाद जो है क्या होता है, फिर गौरी आता है दोबारा लौट के, जिन्होंने सहयोग किया होता पहले उनको साफ करता के जो है। अब गौरी आता है दोबारा वापसी की 1194 में ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध किसके बीच, गौरी वीएस, ये गौरी है, वीएस जयचंद हार गए, मार दिए गए। अब जयचंद के बाद जो है अब क्या रहता है, गौरी जो है अब इसके बाद जो है गुलाम वंश को यहाँ छोड़ के जाता है, गुलाम वंश समझो, अपने गुलाम वंश की स्थापना समझो यहीं से होती है। वो किसको छोड़ जाता है, गुलाम के रूप में जो है छोड़ के आता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक इसको छोड़ के गया। अब यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और गुलाम वंश की शुरुआत के साथ दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। अब वो दिल्ली का मेन करता धरता मतलब राहो राजधानी जरूर थी, लेकिन दिल्ली को ही वो पूरा भारत का समझा जाता है। उत्तर भारत खासकर रहता है दिल्ली के हाथ में, हालांकि फिर धीरे धीरे दक्षिण में भी पहुंच जाता है दिल्ली सल्तनत। अब ये तो हो जाता है, इनसे जुड़ी हुई प्रश्न, इससे प्रश्न पूछे गए हैं तभी कराया है हमने। अब देखते हैं इसके बाद गौरी ने सिक्कों पर लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई थी, मतलब लक्ष्मी उत्कीर्ण करवाया था, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब जब आगे आते हैं, हमें दिल्ली सल्तनत को किस तरीके से पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत में कौन से राजवंश आते हैं वो हमने बता दिया था। गुलाम वंश के कैसे क्या पड़ता है, 3 आ जाते हैं, कुवाचा, यल्दौज और वो ऐबक। अब गुलाम वंश रहता है। फिर खिलजी, कभी कोई सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं, कोई परीक्षा में कुछ कहा नहीं सके, बहुत कठिन नहीं, कभी कभी बहुत सिंपल चीज़ पूछ लेते हैं, देखते हैं कि मध्यकाल पढ़ा गया है कि नहीं, मतलब सिलेबस में है, तो इसलिए सिंपल चीज़ें पूछ ली गई। खिलजी वंश, तुगलक वंश और जो है सैयद वंश। फिर जो है ये क्या रहता है, जो इसके बाद जो सैयद वंश के लोधी वंश। ये शॉर्टकट में याद रखना चाहो तो बता दे रहे, वरना याद ऐसे ही पढ़ो कोई ज़्यादा अच्छी बात, लेकिन शॉर्टकट में याद रख सकते हो सीक्वेंस की दृष्टि से। जैसे इसको याद रख सकते हो, गुल खिलाए तुमने सह लिया, ये मतलब याद रख सकते हो। तो लोधी वंश इधर ना दिख रहा हो तो लोधी वंश जो है यहाँ पर लोधी वंश कर दो, लोधी वंश। तो ये एक सीक्वेंस रहता है, गा फार गुलाम, खा फार खिलजी, तू फार तुमने, सा फार सैयद, ला फार लोधी। तो इस प्रकार कर सकते हो। किसी को गुल खिलाया तो नहीं है क्यों। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको कैसे इसमें देखना है ये भी हम थोड़ा देख लें, फिर से एक बार देखते हैं। ये जो है तुगलक, यहाँ पे हम देखते हैं पहले, यहीं पे तुगलक पहले कौन सा, गुलाम वंश को ही मामलूक वंश भी कहा जाता है, मामलूक या ममलूक भी कहते हैं, मामलूक या ममलूक कह दो, ममलूक वंश या दास वंश। कहीं कहीं शब्दावलियों खेल हो जाता है, जानते होते हो, लेकिन ममलूक जानते हो क्या है, ममलूक आ गया। अब इसी में जो है इसका समय क्या रहता है, 1206 से 1206 में मृत्यु भी हो जाती है गौरी की, 1206 से 1290 तक,
1290 तक, 90 तक ईस्वी है, ठीक है। सब अब ईस्वी में होगा, ईसा पूर्व का सब अब हो चुका, इतिहास प्राचीन में ही था। अब इसमें जो है देखा जाए, अभी देखेंगे, पहले समय देख लेते हैं, फिर इसमें जो भी बाद में चर्चा होती है। फिर अब देखें उसके बाद जो है गुलाम वंश के बाद गुल खिलाया खिलजी वंश, खिलजी वंश में देखें, खिलजी वंश का जो देखा जाए तो 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम खिलजी, तुमने तुगलक वंश 1320 से 1414। फिर सैयद वंश से लिया 1414 से 1450, या कहीं का 56 भी दे देते हैं, थोड़ा बहुत इतिहास है। अब उसके बाद कोई मैथ तो है नहीं, एकदम प्रूफ कर दिया कि वही आंसर आ रहा है। अब लोधी वंश अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का, ये जो है 1450 से 56 से 1526 एडी, या ईस्वी भी कह सकते हो इसको, ईस्वी कह लो। अब इनके बारे में पढ़ना है। ए वंश है, इनका सीक्वेंस आ जाता है, कभी कभी काल रहता है, काल बहुत कम पूछते हैं तो हमने बता दिया, जिसमें गेस करना हो तो आप कर सकते हो कहाँ से कौन था। अब देखें इसमें सबसे अधिक समय किसका रहता है, देखिए सबसे अधिक समय किस काल का आता है, इसका आता है कितना, 94 वर्ष। कितना आता है, 94 वर्ष। 80 और वो 94 वर्ष शासन किया इसने। और उसके बाद जो देखें 84 वर्ष इनका शासन। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में प्रश्न आ जाता है किसका शासन रहता है, तो सबसे ज़्यादा शासन करते हैं तुगलक, सबसे ज़्यादा करते हैं। फिर सेकंड पे फर्स्ट पे प्रथम सबसे ज़्यादा शासन, सबसे ज़्यादा समय तक शासन। और दूसरा सबसे सेकंड सबसे ज़्यादा समय, सेकंड ये रहते हैं, पहला वंश है ये। और सबसे कम समय तक शासन यही करते हैं खिलजी, लेकिन सबसे इनका प्रभावशाली शासन इन्हीं का रहता है, क्योंकि साहित्य का विकास जो है, राजस्व व्यवस्था जो है, सैनिक व्यवस्था, सब बहुत सारे सुधार और बहुत सारे आक्रमण, बहुत चीज़ें इनके समय घटित होती हैं। और कहीं ना कहीं वर्तमान भारत में भी कुछ चीज़ें ली गई हैं। तो जो है कौन सा इनके में जाता है, बता रहे थे सबसे कम समय का शासन रहा इनका, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शासन इन्हीं का माना जाता है। अब उसके बाद देखते हैं इसमें क्या रहता है, समय तो हमने बता दिया। अब जो देखा जाए हमें क्या कौन सी पढ़नी, दास, इसमें कौन से हमें पढ़ने हैं, जैसे इसमें सब तो नहीं पढ़ना है, ऐबक पढ़ना है, ऐबक पहले थे, ऐबक पढ़ना है। इसके बाद आराम शाह आते हैं, आराम शाह सब इसलिए पढ़ रहे हैं इनको है, आराम बहुत फरमा रहे थे, तो इनका समय भी आराम के साथ ही हराम हो गया, जो है इनका शासन भी हराम हो गया इनसे, तो इनका समय सबसे कम माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के ऐसे एक शासक है जिनका समय सबसे कम रहता है, मात्र 8 महीने, आराम शाह, बस इसीलिए इनको जाना जाता है। अब जो इनके मुख्य आते हैं सबसे मेन शासक इल्तुतमिश, और उसके बाद जो है रुकनुद्दीन, चूँकि इनके पुत्र होते हैं तो रुकनुद्दीन कह सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, रुकनुद्दीन इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट फिर रजिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहती हैं, रजिया सुल्तान, गाना भी बना था, रजिया गुंडों में फंस गई, और भला फंस सकती हैं, जब सुल्तान थी काट के फेंक देती, ठीक है, ये शासन संभालती, सत्ता संभालती हैं, ये गुंडों में फंस सकती है भला। अब देखते हैं रजिया के बाद जो है, उसके बाद सब आते हैं शासक, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, मेन रजिया एक शासक आता है जो बीच में बलबन, उलूग खां जिसका नाम होता है बलबन नाम से ही बलवान लग रहा है, बलवन, ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते, मतलब वीर शासक इनके में सबसे ज़्यादा ये होता है, नीतियाँ से कठोर होती हैं। और देखते हैं, और सबसे अंतिम कैमुअर्स या कैमर्स कहीं लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो ऐसे तो इनके में कुल 11 होते हैं, कुल 11 शासक होते हैं, कुल 11 शासक,
लेकिन सब में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हर व्यक्ति जो है सब अपने अपने गुण रखता है, लेकिन कुछ विशेष गुण वाले लोग हैं उनका यहाँ पर उल्लेख रहता है। इतिहास में उन पे प्रश्न भी पूछे गए हैं। अब इनमें हम देखेंगे ऐबक के बारे में, ऐबक मेन रहते हैं। इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे, रजिया में देखेंगे, बलबन में देखेंगे। ये देखते हैं, चर्चा होती है इन पर। तो अब हम ऐसे ही आगे पढ़ेंगे। तुगलक में कौन आते हैं, ऐसे ही फिर खिलजी में कौन आते हैं। खिलजी आता है, खिलजी में ज़्यादा है ही नहीं। जलालुद्दीन खिलजी हैं, फिरोज खिलजी हैं, फिर इतना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं रहता है। जलालुद्दीन फिर मुबारक आ जाते हैं, फिर जो है उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं, मोहम्मद करके आते हैं, उनका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। मेन जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी उसमें पढ़ना है। अब तीसरा उसके बाद जो तुगलक वंश, उसमें जो है दो महत्वपूर्ण सबसे शासक पढ़ने हैं। जैसे पहले संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक, उनका कोई उल्लेख ज़्यादा नहीं रहता है, कुछ इतना उनका कार्य नहीं माना जाता है। उसमें पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्होंने काफ़ी निर्माण कार्य कराए, जो भी उस समय के शासन में स्थापत्य कला भी उनके समय कुछ ना कुछ रही, तो साहित्य भी रहा। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो फिरोज शाह तुगलक, उसको भी पढ़ते हैं कि उसकी कुछ नीतियाँ थीं इतिहास में जो कि बहुत कुछ परिवर्तनकारी रहीं। फिर उसके बाद जो अंतिम है उसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, गयासुद्दीन तुगलक, उसमें द्वितीय जो है सेकंड आता है। फिर उसके बाद तुगलक के बाद हम लोग सैयद, उसमें खिज खां पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, उसमें भी सैयद वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लोधी वंश, लोधी में बहलोल लोधी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सिकंदर लोधी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो आते हैं अंतिम रूप से जो हैं बहलोल, जो कह सकते हैं आखिरी में जो आ जाते हैं इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, तो उनके बारे में पढ़ें क्योंकि वहाँ से जो है मुगल वंश शुरू होता है उनको हराकर। अब हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें कैसे, जैसे हमने कहा गुलाम वंश, गुलाम वंश पहले बता ही चुके, 3 थे, उनमें से एक आते हैं भारत में गुलाम वंश, ममलूक, ममलूक, दास वंश, दास वंश 1206 से 1290। इसमें जो है 3 जो इसमें भी बांट लें, कुतबी, 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 एक मुइजुद्दीन, मुइज्जी या मुइज्जी के स्थान पे कह सकते हो इलबरी, इलबर, इलबरी, 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 या जो है तीसरे जो हैं बलबनी, बलबनी, ये भी एक वंश है, उनकी डिवीज़न है, समझ ले, गुलाम वंश में भी डिवीज़न है। कुतबी से कौन से रिलेटेड थे, ये ऐबक हैं, इससे ऐबक, और इससे जो है पढ़ेंगे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। फिर बलबन तो हैं ही हैं, बलबन। अब देखते हैं इनमें जो है पहला जो हम देखें ऐबक का क्या रहता है सीन। ऐबक में इतना कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, इनका नाम काफ़ी पूछा जाता है, तो नाम हम इन पे चर्चा कर लें। ये पूछा था लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं, पूछा जाता है किसका उपनाम लाख बख्श है। ये पील बख्श के भी नाम से जाने जाते हैं, पील बख्श। ये कुरान ख्वाह के भी नाम से जाने जाते हैं, कुरान ख्वाह, ख्वाह। ये जो है हातिम दुती के भी नाम से है, सिपाह सलाह का, सिपाह सलार, सिपाह सलार भी जाने जाते हैं। ये इनके उपनाम है। लाख बख्श क्या, लाखों को दान करने वाले, दानी टाइप के होते हैं, लाखों को दान, लाखों का दान करने, दान करने वाले तो होते ही, साथ में ये मारकाट भी करने वाले काफ़ी हद तक होते हैं। अब पील बख्श का मतलब पील हाथी, बख्श का मतलब सवारी करना, वहीं पे कुछ उसका मतलब आ जाता है। कुरान खां से कोई इतना मतलब नहीं। अब देखते हैं कुरान खां, तो इसमें क्या मतलब है, कुरान संबंधित है, खां उपाधि दी कुरान संबंधित इनको। सिपा सलार भी इतना कुछ है नहीं। अब ऐबक के बारे में देखते हैं। ऐबक जब राजगद्दी पर बैठते हैं, मतलब गुलाम होते हैं, तो इनके समय जो है इधर जो है कौन सा यल्दौज क्या करता है, इनसे मतलब कहता है कि हम भी इंटरफेयर करेंगे दिल्ली सल्तनत पे, तो मना कर देते हैं, हम ना आपका सहयोग लेंगे ना आप हम आपका सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो है, और इनके समय में क्या रहता है, ऐबक के समय में, इनके समय में कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे जो स्थापत्य कला इनके में आता है, स्थापत्य कला का कुछ चीज़ें स्थापत्य कला में है इनके समय। मेन जो है कुतुब जो है
कुतुब मीनार का इनके दो चीज़ों निर्माण कराते हैं ये, एक अजमेर में निर्माण कराते हैं, अजमेर में इनका निर्माण होता है एक जगह, और एक दिल्ली में। दो इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ये क्या रहते हैं, ऐबक तो हैं गुलाम वंश के संस्थापक हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है बस, गुलाम वंश के संस्थापक। इनके समय अजमेर में क्या होता है और दिल्ली में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये जो बनता है, ये किसको तोड़वा के बनता है, जैनियों का मंदिर होता है उसको तोड़वा के 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराते हैं। ये पहली मस्जिद दिल्ली की होती है, पहली मस्जिद। अब उसके बाद देखते हैं इनकी जो सबसे मेन जो आता है कुतुब मीनार। इनके गुरु होते हैं कुतुब करके, तो उसी पे अपना रखते हैं कुतुब मीनार, और उनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, उससे भी कह सकते हो कुतुब मीनार। जो इसका निर्माण, इसकी 2 मंजिले का निर्माण कराते हैं, 2 मंजिले केवल बनाते हैं, 2 तल कह सकते हो, 2 तलों का निर्माण, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, 2 तलों का निर्माण कराते हैं। अब ये मस्जिद कई लोगों द्वारा बनवाई जाती है, किसी द्वारा पुनर्निर्माण इसका होता है। कुतुब मीनार की 2 मंजिल तो ये बनवा देते हैं भाई साहब। फिर कुतुब मीनार के बाद जो है तीसरी मंजिल आते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं हम भी कुछ योगदान करेंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी तीसरी मंजिल बनवा दिए। फिर उसके बाद कौन आते हैं, फिरोज़ शाह तुगलक, कहते हैं कि हम उसके बाद 2 मंजिल और बनवा देंगे, तो 2 मंजिल और बनवा दी, तो 5 मंजिल हो जाती है। फिर आखिर में सिकंदर लोदी कहते इतनी मंजिल बनी है, सब स्थाई इनका जो है रफू चक्कर सब मरम्मत कराने योग्य हो गई हैं, तो उसको बढ़िया फिर से मेंटेन कराते हैं सिकंदर लोदी। तो इस समय जो है 5 मंजिल वर्तमान में है कुतुब मीनार। ठीक, अब देखते हैं हेरिटेज साइट में भी रखा जाता है कुतुब मीनार को। तो मगर जो पूछा था है प्रश्न में कि कुतुब मीनार का निर्माण या कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी, या उसका निर्माण कार्य शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और फिर 2 से 3 मंजिल किसने बनवाई है, इल्तुतमिश ने बनवाई है। 5 मंजिल किसने बना दी है, फिरोज़ शाह तुगलक ने। और फिर जो है उसके बाद उसका सबसे पुनर्निर्माण किसने कराया, सिकंदर लोदी ने। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग क्रिएट कर देते हैं। कहते हैं कुतुब मीनार, सबका दिमाग उसी जाता है कि किस पे जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से ही जुड़ा। अब उसके बाद जो इनका पुत्र होता है आराम शाह का इतना कुछ है नहीं, आराम शाह में इतना कुछ, आराम ही करते रह जाते हैं। आराम शाह के बाद अच्छा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे रहती है, वो इस समय पोलो कह सकते हैं, उस समय चौगान जो घोड़े पे से नीचे गेंद मारते रहते हैं, तो वो खेलते समय गिरते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बनते हैं, इनका कुछ मैटर ऐसा है नहीं, सबसे 8 माह का शासन रहता है, फिर जो वास्तविक रूप से दूसरा गद्दी पर बैठता है इनके बाद इल्तुतमिश बैठता है, इल्तुतमिश ये वास्तव में गद्दी बैठता है। इसका शासन अच्छा चलता है। ये क्या होता है, इल्बरी होता है, इल्बर कर्क कह देते हैं, इल्बरी तर्क कह देते हैं, तुर्क कह देते हैं, इल्बरी तुर्क होता है। ये इल्बरी तुर्क ये क्या रहता है, इसलिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक हो गया। अब इसके में क्या रहता है, इसके में 3 क्षेत्र अपना उठान भरते हैं। एक तो है इनका इधर जो बताया था हमने, यल्दौज को हराते हैं, यल्दौज को ही हरा देते हैं। फिर जो है कहाँ के होते हैं, ये गजनी के, ये इधर हथियाना चाह रहे होते हैं। दूसरा ये क्या दबाता है, ये इनको दबा देता है जो लाहौर के होते हैं, कुबाचा को भी फिनिश करता है। ये तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है, 1256 में होता है। 1256 नहीं, उससे पहले एक समय है। अब 1236 टाइम में अब ये कुबाचा को हरा दिया। फिर उसके बाद जो है ये उधर अली मर्दान होते हैं बंगाल में, क्योंकि उधर बंगाल में यहाँ से नियंत्रण दिल्ली से करना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि बिहार बंगाल काफ़ी दूर पड़ जाता है वहाँ से। तो अली मर्दान अपना वहाँ पर जोर लगा रहे होते हैं, अपने को स्वतंत्र घोषित कर चुके होते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं इनको प्रतिरोध झेलना पड़ता है। अब इल्तुतमिश हालांकि अपना पूरा क्षेत्र अपने दरमियान कर लेते हैं, और ये एकमात्र ऐसे शासक होते हैं। अब क्या करते हैं, एल्दौज को जब हरा तो गजनी तक इनकी पहुँच हो जाती है। कुबाचा को हराते हैं
तो कुबाचा के समय जो हराने पर क्या हो जाता है, इनकी पहुंच लाहौर तक हो जाती है, मतलब रावी नदी तक। अब ये थोड़ा अपने को सेफ कर लेते हैं क्योंकि उस समय मंगोल आक्रमण खूब कर रहे होते हैं। तेमुचिन होता है कौन सा, जो उसको क्या कहते हैं, चंगेज खां, उसका नाम होता है तेमुचिन। पूछा गया किसका नाम, चंगेज खां के आक्रमण होते रहते हैं। किस पर, लाहौर पे तो नहीं करता, लेकिन लाहौर के पश्चिम में काफ़ी आक्रमण होता है। वो मंगोल लोग ईरान वगैरह में व्यस्त रहते हैं, जो कहीं ईरान में व्यस्त ना हो रहकर कहीं भारत पे अपना अटैक करते तो भारत की दिशा दशा आज भी कुछ और बदल चुकी होती। काफ़ी उनका आक्रमण खतरनाक होता था। जो है जीतने के बाद भी किसी को नहीं छोड़ते थे, जो गैर सैनिक उसको भी नहीं छोड़ते थे विजित क्षेत्र में। और वो खुद चंगेज खां कहता था कि मैं ईश्वर का दिया हूँ अभिशाप हूँ, वो अपने को कहता था मैं ईश्वर का अभिशाप हूँ। चंगेज खां 1226 में जब मर जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य एशिया में, यहाँ तक जो मध्य एशिया का जो यूरोप कैस्पियन सागर शुरू होता है, उनको राहत मिलती है, क्योंकि वो बहुत मतलब अटैक वाला था, क्रूर शासक था बहुत ज़्यादा वो। अब उसके बाद हालांकि पुत्र उसके आते हैं, वो भी फैलाते हैं अपना दड़बड़ जो कुछ मचा पाते हैं, लेकिन इतना नहीं कोहराम मचा पाते हैं। तो जो है इससे इनसे रिलेशन आता है, पूछा जाता है, इनका जो क्वेश्चन आता है इल्तुतमिश का, उससे मंगोल के आक्रमण तेमुचिन से जुड़ा हुआ। तो उस पर बाद में बात करते हैं। कुबाचा को जब हरा देते हैं तो इनको मंगोलों से चिंता थोड़ा खत्म हो जाती है। किसकी, इल्तुतमिश की। क्यों, क्योंकि लाहौर तक इनकी अप्रोच हो जाती है, किसकी, इल्तुतमिश की। अब यहीं पर देख लें, जो है हमने तेमुचिन कौन, चंगेज खां, ये चीन से संबंधित जाति होती है ये, और खूब लड़ाई झगड़े में बहुत आगे होते हैं सब। अब ये जो होते हैं ख्वारिज्म खां उस समय काफ़ी तेज तर्रार योद्धा के रूप में होते हैं ईरान के शासक। उनका जो ये क्या है, तेमुचिन, इनको क्या करते हैं, हरा देते हैं, मार देते हैं। तो इनका पुत्र जो होता है जलालुद्दीन मकबरनी जो होता है, वो यहाँ से भागता ईरान से इनके पास जाता है। किसके पास, इल्तुतमिश के पास। लेकिन इल्तुतमिश क्या करते हैं, कहते हैं हम तुम्हें क्या है, सहायता नहीं देंगे। ये सहायता जो दे देते तो तेमुचिन कहीं गुस्सा जाता है, इन पर आक्रमण करता है, इसीलिए ये जलालुद्दीन मकबरनी को सहायता नहीं देते हैं। प्रश्न पूछा गया है कौन सा जो है तेमुचिन के आक्रमण के समय इनसे सहायता मांगता के है, तो ये मकबरनी आता है, ये इनका जो है पुत्र होता है। और उस समय ये काफ़ी तेज तर्रार चल रहे होते हैं, लेकिन ये चंगेज खां इनको दबा देता है, ईरान के युद्ध में इनको हरा देता है, मार देता है। तो इल्तुतमिश से ये रहता है। इल्तुतमिश की कुछ चीज़ें जो है बहुत फेमस है, पूछी जाती हैं, जैसे इनसे जुड़ी हुई, ये वास्तविक संस्थापक हैं, एक तो ये प्रश्न आता है। दूसरा, ये सब जो गुलाम होते हैं अपने को सुल्तान जो है किससे, जो जिनके गुलाम होते हैं उनसे द्वारा स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जो है गुलाम जो है खलीफा द्वारा, तुर्क का जो खलीफा होता है, तुर्क के खलीफा से सुल्तान की मान्यता लेते हैं, एक प्रश्न आता है ये कि गुलामों का गुलाम कौन था, गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके गुलाम ये थे, तो गुलामों का गुलाम इनको कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। अब इसके बाद जो आता है तुर्क के खलीफा, सुल्तान से मान्यता ले लेते हैं तुर्क के खलीफा से। अब इनसे एक और जुड़ी इनके में जो विकास कुछ हुए उनके बारे में देखते हैं। कुछ चीज़ें इनके में फेमस रहीं। एक तो इनके में मुद्रा के बारे में बहुत मिलता है। एक चहलगान, एक एकता व्यवस्था। सैन्य को भी इन्होंने कहीं ना कहीं मजबूत किया, स्थायी सेना बनाने का प्रयास किया। तो मुद्रा में इनकी जो है पूछी जाती हैं टंका और जीतल। कहते थे टंका और जीतल की मुद्रा किसके में चलती हैं, इनके में इल्तुतमिश। टंका किसका, चांदी का होता है, चांदी का टंका, और जीतल किसका होता है, तांबे का। याद रखने के लिए ताफार है तो तांबा यहाँ लगाएंगे, चांदी, और बिंदी लगी है टंका में तो चांदी में यहाँ याद रखें, जीतल से ताफार, तांबा से। ठीक, अब देखते हैं। और चहलगान क्या होता है, 40 सरदारों का एक ग्रुप होता है। 40 सरदार या गुलामों का कह सकते हो, सरदारों का ग्रुप होता है, समूह होता है, समूह।
एक चालीसा भी इसको कहते हैं, चालीसा, चालीसा समझो एक प्रकार का। अब ये एकता व्यवस्था या भूमि व्यवस्था संबंधित होती है। एकता मतलब भूमि होती है, भूमि व्यवस्था। अब इनके बारे में हमने देख लिया। अब इनका जो है प्रसिद्ध क्या रहता है, ये जामा मस्जिद का निर्माण कराते हैं। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया, बदायूं की, बदायूं। और इनका जो पुत्र होता है उसका जो ये अपना एक मकबरा बनवाते हैं, उसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं। लेकिन इनके में और एक काम होता है, मकबरा शैली का विकास होता है, मकबरा शैली का विकास, शैली का विकास। और साथ में ये है जो दो मंजिल बनाते हैं, दो मंजिल बनती हैं, दो तल होते हैं, दो तल किसमें होते हैं, ऐबक में। ये 2+1 तल और बढ़ा देते हैं, 3 तल कर देते हैं। या कह सकते हो कुतुब मीनार को थोड़ा सा उसका निर्माण आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण संबंधित ये भी हैं, कुतुब मीनार। इसके बाद कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी इसको व्यवस्थित करता है। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 5 बना देता है। फिर उसके बाद आते हैं सिकंदर लोदी, फिर उसको पुनर्निर्माण, उसको व्यवस्थित कराते हैं, मरम्मत कराते हैं। तो अब इनका संबंधित ये हो गया। अब इल्तुतमिश के बाद जो देखें, रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। हालांकि जो शासिकाएं जो हैं भारत में ही नहीं, मिस्र और ईरान की रानियों द्वारा भी शासन चलाया गया, ये भी इतिहास में रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत में भी उसका असर दिखता है। लेकिन जो यहाँ के गुलाम होते हैं वो उसको ठीक नहीं मानते, कहते इस्लाम के अनुसार ये नहीं हो सकता है। या उनको लगता है कि रजिया बहुत योग्य है, हमारी नहीं सुनेंगी, हमारी कठपुतली बन के नहीं रहेंगी। तो षड्यंत्र रचा करते हैं। आखिरी में उसी षड्यंत्र का परिणाम रहता है कि रजिया का शासन बहुत दिनों तक नहीं रह पाता है। हालांकि काफ़ी कुशल शासिका होती हैं रजिया, जो इल्तुतमिश को चिंता सताने लगती है कि इस हमारे बाद कौन होगा। तो पुत्र तो इनका रुकनुद्दीन होता है, रुकनुद्दीन, लेकिन अयोग्य है, विलासिता से पूर्ण रहता है, कोई मतलब इसको चिंता नहीं रहती है वो। इसके बाद जो मेन बनती हैं रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। इनके बारे में क्या रहता है रजिया सुल्तान में, इतना इम्पॉर्टेंट इनमें ये रहता है। पहली बात तो ये एक इनकी जो इनके पहनावा रहता है। रजिया सुल्तान में कहा जाता है कि दरबार में बैठती थी, युद्ध में लड़ने जाती थी। युद्ध में लड़ाई के साथ साथ जो है जब ये दरबार में बैठती तो ये पर्दा और बुर्का नहीं पहनती थी। कह सकते हो इनके 2 चीज़ें पहनती, कुलाह जो होता था, पूरा लंबा कुर्ता होता था इनके, मतलब कह सकते हो। और जो कुआ होता था वो पगड़ी इनकी होती थी। तो उस प्रकार का इनका पहनावा था। ये वहाँ के सरदारों का जो ग्रुप था, चहलगान कह सकते हो, उनको ये सब पसंद नहीं था। और भी जो अमीर शासक थे उनको भी, जो अमीर होते थे उनको भी, सभा में जो मेन तौर पे ऊपर बैठने वाले लोग होते थे, अमीर लोग, उनको भी ये सब नहीं पसंद था। तो रजिया को हटाने के वो लोग भरसक प्रयास और षड्यंत्र करते रहते थे। तो बाद में क्या होता, एक याकूत खां नाम का जो व्यक्ति होता है वो अश्व वगैरह देखता है, घोड़े वगैरह, तो इनको घोड़े पे चढ़ाता है, बैठालता है, इनके आगे मतलब इनकी सेवा में रहता है। तो वो उनको कहीं ना कहीं रजिया से लगाव हो जाता है, उससे रजिया को कहीं से कह सकते हो प्रेम हो जाता है उससे, याकूत खां से। फिर ये भी उनको अमीरों को नहीं अच्छा लगता है कि जो ये प्रेम उनका झुकाव उस लड़के की ओर है, तो और थोड़ा षड्यंत्र चलने लगता है। बाद में क्या होता है, लाहौर और सरहिंद में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो विद्रोह को दबाने जाती हैं रजिया, वहाँ लाहौर को दबा लेती हैं, सरहिंद की तरफ बढ़ रही होती हैं। तभी इन पर अल्तानिया जो होता है, उन्हीं अमीरों में से तो सरदार होता है, वो इन पर युद्ध करके याकूत खां को मार देता है और रजिया को बंदी बना लेता है। लेकिन रजिया वहाँ दिमाग लगाते हैं, इससे विवाह करके हम फिर दिल्ली की गुद्दी पे बैठ जाएं। तो अल्तानिया से फिर से वो क्या करती हैं, विवाह करती हैं। अल्तानिया से कोशिश यही रहती है तब तक कि ये आराम कर रही होती हैं। कैथल भटिंडा के हरियाणा के पास पड़ता है, वहाँ डाकुओं द्वारा इनकी और उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो रजिया का इस प्रकार शासन खत्म हो जाता है। तो रजिया में कुआ जो है ये मतलब लंबा कुर्ता रहता है, पगड़ी पहनती हैं, कह सकते हो बुर्का पर्दा वगैरह नहीं करती हैं। शिकार का शौक़ होता है, शिकार करती हैं जाके, युद्ध का नेतृत्व करती हैं, युद्ध का नेतृत्व करती हैं,
याकूत खां से जब इनको प्रेम टाइप का होता है तो याकूत खां को बहुत उच्च पद दे देते हैं, जो कि उनको सबको बर्दाश्त नहीं होता है। जो अमीरों को उनको लगता है ये गैर तुर्की हैं। उस समय ये होता है कि यहाँ के मुसलमानों को वो लोग ऊंचे पद पे नहीं देना चाहते हैं। जो अपने वहाँ से मुसलमान जो आते हैं उनके, वो वहाँ को ऊंचे पदों पर ओहदा देना चाहते हैं। तो याकूत खां अबसीनियाई होता है, मतलब उनके तुर्क का नहीं माना जाता है वो, तो उसको लेकिन इनका प्रेम कहीं ना कहीं होता है। तो प्रेम के कारण, प्रेम में अच्छे अच्छे लोग जो हैं एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो यहाँ तो रजिया इनका याकूत का, रजिया याकूत प्रेम में क्या होता है, ये इसको ऊंचा पद देती हैं, ऊंचा ओहदा। ये भी कहीं ना कहीं कारण बनता है रजिया के खिलाफ, ऊंचा पद दिया। वो चाहते ही नहीं थे इनको, रजिया को बैठाना वहाँ गद्दी पे। अब क्या रहता है, रजिया का सीन क्या रहता है, कहाँ पहुँचती हैं, भटिंडा, ये है लाहौर जीत लेती हैं, लाहौर जीतती हैं। सरहिंद में जो है विद्रोह को दबा देती हैं, लाहौर मतलब जीतने का। सरहिंद और बढ़ रही होती हैं, सरहिंद बढ़ती हैं। वहीं पर क्या होता है आगे, अल्तानिया हमला करता है, हमला, रजिया को गिरफ्तार, रजिया को बंदी, याकूत को मार देता है। फिर अल्तानिया से विवाह किसका, रजिया का, दिल्ली पर फिर से बैठने का प्रयास। फिर अल्तानिया व रजिया डाकुओं द्वारा हत्या कर दी जाती है, पूछा आता है कहाँ पर। ये कहीं के भटिंडा शब्द देता है तो भटिंडा भी रखेंगे, भटिंडा। और यह कैथल शब्द आया तो कैथल भी लगाएंगे, कैथल हरियाणा के पास, हरियाणा। अब इसके बाद जो है रजिया का, फिर उसके बाद जो आता है बलबन आता है। जो बलबन, इसके बाद जो मुख्य पढ़ेंगे बलबन का इतिहास जो है, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कभी कभी। जैसे हमने बताया प्रश्न इन्हीं में से बने थे। चहलगानी किसने स्टार्ट किया, चहलगानी को इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया। चहलगानी को समाप्त किसने किया, चहलगानी को भी बलबन समाप्त करेगा। फिर क्या रहता है, बलबन पे आ जाते हैं थोड़ा। बलबन, इसका नाम उलूग खां होता है, उलूग खां। नसरुद्दीन होता है, नसरुद्दीन का नायाब होता है ये बलबन। लेकिन जो है कुछ लोग चाहते हैं कि ये नायाब जो है नसरुद्दीन के, जो नायाब के पद से हट जाए, वो अपना इनके जो अमीर जो इनके होते हैं इनके सभा के, सोचते हैं इसको ना बना के दूसरे को बनाए, क्योंकि इसकी जानते हैं वीरता और इसका जो साहस, इसकी कठोर नीतियाँ से वो खुद डरते होते हैं। उन्हें लगता है कि भविष्य का ये सुल्तान हो सकता है। तो इसी चक्कर में इसको हटाने का काफ़ी प्रयास होता है, लेकिन उनके उस समय हटाने पर हट जाता है। बाद में अपना ग्रुप बनाता है, फिर जो इनसे हटा रहे होते हैं उनको अपने मिलाता है, जो नहीं मिलते हैं उनको मार देता है। फिर इस प्रकार 1265 में ये क्या बन जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है। बैठते ही बलबन जो है, बलबन अपने को कहता है बलबन। अब बलबन का क्या रहता है, ये कहता है जो सुल्तान की पदवी है, जो ये गद्दी है, ये कैसी है, ये ईश्वर द्वारा दी गई है। जो ये मैं कह सकते हो ऊपर द्वारा, ईश्वरी शक्ति द्वारा ये मिलती है। तो राजा का पद जो होता है वो पैगंबर के बाद दूसरे नंबर का होता है। ये अपने को बहुत कुलीन मानता है, कहता है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। और जो कुलीन नहीं होता है वो इससे बात करने तक भी ये परहेज करता है। कहा जाता है हास्यास्पद रूप में कि एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है इनसे मिलने के लिए, उनको लगता है कि वो हमारे लेवल का नहीं, कुलीन नहीं है, हमारे वंश से संबंधित नहीं है, तो ये अपने उससे नहीं मिलता है। बर्नी इतिहासकार लिखते हैं कि जब ये होता है, अपने बारे में कहता है कि जब कोई भी हमसे नीचे कुल का व्यक्ति आ जाता है, हमारे मतलब जो हम तो इस्लाम के जो आफ्रियाज अपने को बताता है, आफ्रियाज के वंशज हैं, तो जो हमारे नीचे के कह सकते हो यहाँ के जो भारत के मुस्लिम हैं या उनके मुस्लिम नहीं समुदाय से संबंधित है, कहता है कि जब मेरे से नीचे कुलीन कोई व्यक्ति आ जाता है तो मेरे आँखों में अंगारे फूटने लगते हैं और जो हाथों की नसें फड़फड़ाने लगती हैं कि और कहता है मेरा जो हाथ है वो तलवार पे चला जाता है कि उनका सर कलम कर दूं। तो इस प्रकार की इसकी भावना होती है। इसकी जो नीतियाँ होती बहुत कठोर होती हैं और इसने ऐसी कुछ प्रथाएं बनाई होती हैं, सजदा और पाबोस। सजदा का मतलब साष्टांग प्रणाम जो होता है इस प्रकार से करें, और जो पाबोस होता है वो मतलब इसके कदम चूमने वाला, जो वहाँ पे निकले तो कदम चूमो। तो इस प्रकार की इसकी नीतियाँ बनती हैं। वहीं ये नौरोज़ उत्सव वगैरह
पे भी रोक लगाता है, नौरोज उत्सव कराता भी है। तो इस प्रकार बलबन की नीतियाँ होती हैं। तो बलबन का जो समय आता है इसमें कुछ ये सैन्य व्यवस्था को दीवान ए अर्ज, कुछ इसने स्थापना जैसे कराई थी सैन्य व्यवस्था के लिए दीवान ए अर्ज। इस्लाम में सजदा पाबोश को सही नहीं माना जाता है, तो विरोध भी होता है बलबन का इस्लाम के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं इस्लाम की भी मजबूरी होती है, क्योंकि उस समय जो मंगोल लोग होते हैं तो लगभग पूरे इस्लाम को रौंद देते हैं, मतलब मध्य एशिया तक। तो ये जो है दिल्ली सल्तनत के रूप में इस्लाम को बचाए रहता है। तो कहीं ना कहीं इसको उसके रूप में देखें तो इस्लाम ने इसका सपोर्ट भी किया, क्योंकि ये बचाए रहता है। और सब जगह चंगेज खां के लोग जो हैं उसके पुत्र वगैरह सब समाप्त कर रहे होते हैं, मध्य एशिया, एशिया तक, पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया का। अब बलबन से संबंधित इसकी उपाधि जो है उलूग खां हमने बता दी। ये क्या होता है, ये जो है इसके बारे में क्या रख सकते हैं, सजदा पाबोश नीति लगाता है, सजदा पाबोश जो इसकी नीतियाँ होती हैं। दूसरा ये क्या कहता है, दीवान ए अर्ज की स्थापना करता है, जो सैनिक व्यवस्था है ये। फिर इसका जो वर्चस्व की बात जो करा जाए, नौरोज उत्सव मनाता है, नौरोज उत्सव का रहता है। और इसका जो देखा जाए क्षेत्र विस्तार काफ़ी समय तक रहता है। बाद में इसकी जो है 1987-86 में इसकी मृत्यु हो जाती है बलबन की 1286 में मृत्यु हो जाती है। बस बलबन से यही आता है, ये अपने को कुलीन मानता है, कुलीन मानता है। साथ में क्या कहता है, ये जो गद्दी है, जो कह सकते हो पैगंबर के बाद जो है सुल्तान का मतलब है, सुल्तान का स्थान है, ये सुल्तान का स्थान है। ये आफरासियाब, ये ईरान के आफरासियाब का वंशज मानता है। और बलबन में और देखेंगे आगे, इसमें जो है अमीर खुसरो जो आ जाते हैं, उनको भी, जो अमीर खुसरो का भी इनका दरबार भी देखते हैं। अमीर खुसरो 8 प्रकार के दरबार देखते हैं, 8 लोगों के। तो उनकी खजाइन उल फुतूह किताब है कि मिफ्ताह उल फुतूह किताब है, पूछी जाती है। खजाइन उल फुतूह जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित किताब होती है, मिफ्ताह उल फुतूह जो है वो फिरोज शाह से होती है। ऐसे ही मिनाज जो आते हैं एक लेखक, वो तबकात नासरी लिखते हैं, उनकी भी पुस्तक पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार किताबें हैं। फिरोज शाही आती है, तारीख है फिरोज शाही, तो इन पे भी पुस्तकों के मतलब नाम है। रहला आता है इब्न तूता का, तो ऐसी पुस्तकों के नाम हम देखेंगे, पूछे गए हैं मैच दी कॉलम में, इन प्रकार की पुस्तकों के नाम आए हैं, तो जब उन पे चर्चा होगी। अब हम वहाँ पे शुरू में बताना चाह रहे थे, तो ये भी लिख लिए, शाहनामा किसकी है, फिरदौसी। एक बार लिख लिए, प्रश्न आ जाते हैं, हमने पढ़ा दिया था उनके बारे में। उत्बी यामिनी है, तारीख है यामिनी। फिर जो है एक इनके बाद और आते हैं कौन, अलबरूनी, सबसे इंपॉर्टेंट किताब रहती है इनकी, पूछी गई हैं किताबें मध्यकालीन भारत से ज़्यादा। तो कभी साहित्य की चीज़ें बहुत पूछी जाने लगी हैं। पीछे पेपर देखेंगे तो साहित्य किताबों के नाम ज़्यादातर कठिन किताबें तो बच्चे छोड़ देते हैं। अलबरूनी का जो है नाम, कौन सी किताब लिखते हैं, ये किताबुल हिंद, तारीख हिंद, किताबुल हिंद, इस प्रकार के उल हिंद। ठीक, तो इनकी कुछ चीज़ें हैं। तो अब हम आगे जो चर्चा करेंगे, बलबन के बाद जो है इसके प्रमुख शासक यही रहते हैं। उसके बाद जो है कैमुअर्स आ जाते हैं। कैमुअर्स अंत शासक होते हैं, अंतिम, उनका जो अंत करके जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश की स्थापना करता है। जलालुद्दीन खिलजी से षड्यंत्र रच के जो है अलाउद्दीन खिलजी बनते हैं। उनको से गंगा नदी के पास बुलाते हैं, और उनको जो इनका एक सैनिक होता है वो छुरा पीछे से घोंपता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी अपनी तलवार निकाल के उसकी गर्दन साफ कर देते हैं, और उसकी गर्दन को खून से टपकता हुआ उसकी गर्दन को ले जाते हैं अपने दिल्ली पे, जहाँ पर अपना राज्याभिषेक करते हैं। वो खून गर्दन से मतलब सिर से उनका टपकता रहता है, और उसको चारों ओर घुमाते हैं शासन में अपने क्षेत्र में, जिसमें कोई भी हमारे सामने आवाज़ ना उठाए। तो ये तो उनका खौफ चेहरा रहता है। साथ में मुकद्दम होते हैं,
ये सब जो चौधरी होते हैं इनसे इनकी चीज़ों को बंद करवा देते हैं। भूमि व्यवस्था जो उनकी होती है उसको बंद करवा के उनकी भूमि को खालसा में अपने में मतलब राज्य की संपत्ति में ले लेते हैं। तो इस प्रकार उनका ये देखेंगे। फिर जो विवाह वगैरह संबंध बनाते थे मुकद्दम, ये चौधरी, इनका भी वो बंद करवा देते हैं। नशापाती जो होता है, मादक द्रव्य वगैरह, उसको भी बंद करवा देते हैं कि विद्रोह वगैरह इधर उधर ना हो, पी पिला के घूमे उल्टा सीधा लोग। फिर ये अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा रूप देखते हैं, ये दीवान इंसा जैसे बनाते हैं, सचिवालय का रूप इस समय कह सकते हो। दीवान रियासत जो बनाते हैं, जो दीवान बजारत बनाते, दीवान रियासत बाजार के लिए दीवान बजारत बनाते हैं, वित्त विभाग के लिए बनाते हैं। फिर जैसे इनके में आता है दीवान अर्ज जो बनाया होता है उसमें सुधार करते हैं सैनिक व्यवस्था में। तो ये पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देते हैं, एक स्थायी सेना का निर्माण करते हैं और सामान सस्ता करवा देते हैं। जो भी ज़्यादा तौलता है, घटतौली करता है, तो उसका उतना ही मांस कटवाने का आदेश देते हैं। तो इस प्रकार सामान सस्ता रहता है तो सैनिकों को जो है कम रेट में वो चीज़ मिलती है, तो सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाए रखते हैं। हुलिया जो है सैनिकों को ब्यौरा लिखने की पद्धति डालते हैं। दाग प्रथा डालते हैं, घोड़ों पे दाग हो जाता है जिसमें इधर उधर ना घोड़ा हो पाए। और एक अस्पा दो अस्पा की इनकी नीति आती है, एक सैनिक को दो दो घोड़े दिए जाते हैं, एक बीमार है तो दूसरा एक अस्पा। फिर इस प्रकार जो इनके हम देखेंगे राजस्व व्यवस्था में देखेंगे कर चलाते हैं, वो हम पढ़ेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। जजिया कर है जो हिंदू लोगों से लिया जाता था, गैर इस्लामी होते थे। जकात हो इस्लामी से लिया जाता था, जो उनकी आय होती थी 2.5 हिस्सा ले लेते थे। खुम्स होता था, लूट का जो कर होता था। पहले के राजा लूट में से 5 भाग है तो उसका 1 भाग रखते थे अपने पास, 4 भाग सैनिकों को देते थे। ये उल्टा करते हैं, 4 भाग अपने पास, 1 भाग उनके पास। एक चरी कर लगा देते हैं, जो चरवाहा लोग होते हैं पशुओं पे पूछे गए प्रश्न है ये सब। चरी कर है। घरी कर कौन लगाता है? घरी कर हाउस टैक्स अलाउद्दीन खिलजी लगाता है। ये इस प्रकार से खरात होता है जो भूमि कर होता है वो भी ये लगाते हैं। मसाहत पूछा गया है, मसाहत क्या है? मजासु एक भूमि की इकाई है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय ही आई थी। तो इस प्रकार ये, और जो हम बाजार नियंत्रण में देखें, जो पीडीएस इस समय चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम चल रहा है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो है उसको ये सबसे पहले यही लगाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। कुछ वो स्मारक या कह सकते हैं स्थापत्य कला में कुछ चीज़ें इनकी आती हैं, जैसे क्या इनका जो फेमस है हौज खास, ये सब बनाते हैं। हौज जो इनका है फेमस है हौज। और देखेंगे इनके जो स्थापत्य कला में कुछ इनका योगदान उसमें रहता है, कुतुब मीनार में मेन योगदान रहता है, और इतना इनका खास नहीं रहता है। ठीक, जो है हौज बनाते हैं, मतलब हौज संबंधित तालाब से, इनका तालाब का निर्माण में इनका काफ़ी योगदान रहता है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इनके जो है कुछ वो विजय हैं इनकी जो आती हैं, जैसे उन पर चर्चा होगी। गुजरात विजय है, जैसे उसके जो हैं बघेल वंश होते हैं उसको हराते हैं। कमला देवी उनकी जो स्त्री होती है उसके साथ ही विवाह कर लेते हैं। फिर दूसरा जो इनका रहता है रणथंभौर का, रणथंभौर में हमीर देव हार जाता है, लेकिन उसकी पत्नी होती रंग देवी इनसे विवाह नहीं करे, मतलब ना करना पड़े तो वो अपना जौहर कर लेती है। जौहर का मतलब आग लगाएगी सार्वजनिक रूप से अपने उस दरबार में उनके शासकों के घुसने से पहले, और अपने को उस आग में लपटों में जला लेंगी। ठीक, तो ये जौहर होता है। उसी में चित्तौड़ का जो आता है, मेवाड़ राजधानी होती है। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाने के लिए जो है उस पर आक्रमण करते हैं, तो उसके प्रश्न पूछा जाता है चित्तौड़ का राजा कौन होता है? रतन सिंह, उसकी पत्नी पद्मावती। इसका वर्णन जो है पद्मावती का कहाँ है? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में किया है। तो इस प्रकार जो इसके विजय अभियान रहते हैं, इसमें ही विजय अभियान में देखेंगे मलिक काफूर को दक्षिण की विजय के लिए भेजता है। वहाँ यादव वंश के शासक होते हैं, वो भाग जाते हैं, अपनी लड़की को वहीं छोड़ देते हैं। उससे ये विवाह कराता है अपने लड़के का अलाउद्दीन खिलजी। रामचंद्र जो होते हैं यादव वंश के, भाग जाते हैं मलिक काफूर के डर से। उनको भी बाद में पकड़ के ले जाता है, किसके बाद? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी रहा समय इसका बहुत छोटे समय तक, ये अपने को एक इस्लाम के अतिरिक्त एक धर्म चलाने का प्रयास करता है। खुद कहता है कि हम सिकंदर से प्रभावित हैं, हम विश्व को जीत लेंगे। समझाया जाता है भैया विश्व इतना छोटा नहीं है जितना भारत तुम समझ रहे हो, सिकंदर वाला सीन अलग था। लेकिन और इस्लाम से अलग अपना धर्म, लेकिन वो अपना चल नहीं पाता है इनका। तो इस प्रकार जो है अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, इनका क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहते हैं इनके शासन समय से, क्योंकि इनकी जो है दीवान रियासत हैं, दीवान बजारत हैं, दीवान मुबालिक, एक प्रकार से ये गुप्तचर व्यवस्था चलाते हैं, तो बरीद होता है गुप्तचर। इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो हम इस प्रकार गुलाम में खिलजी पढ़ेंगे। तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो है उसमें देखेंगे फिरोज शाह तुगलक से संबंधित ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत है, प्रश्न उसी पे घुमा घुमा के पूछते हैं। और साहित्य का हम लेते चल रहे हैं, आखिर में एक साथ कंप्रेस करके कंपाइल कर देंगे एक साथ। तो उनके जो साहित्य है किताबों से ज़्यादा संबंधित, और जो स्थापत्य कला इनका रहा है, किसी ने अलाई दरवाज़ा बनवा दिया, तो किसी ने कुतुब मीनार, आगे मुग़ल में ताजमहल, लाल किला, ये सब पूछे जाते हैं।
ये स्थापत्य कला में इस समय जो है ये समझो विरासत में भी रखे गए हैं, हेरिटेज में यूनेस्को द्वारा। तो इस प्रकार हम लोग मध्यकाल को अच्छे से समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।